तो मैंने कहा आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस कंडक्टर का एक गुण था जो ये बताता है कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, और ये डिपेंड किस पर करता है, शेप और साइज पर, कंडक्टर के शेप और साइज पर। अब आता है कि कैपेसिटेंस कौन रखता है, तो पहले तो जानो कंडक्टर रखता है, ठीक है। दूसरे कौन रखते हैं, दूसरे कैपेसिटर रखते हैं। कैपेसिटर क्या है, देखो कंडक्टर बहुत ज्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर सकते, तो इस गुण को अचीव करने के लिए हमने एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर में कुछ ज्यादा नहीं होता है, दो इक्वल और अपोजिट प्लेट क्या होती, कुछ दूरी पर रखी होती है। तो क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट क्या होती हैं, कुछ दूरी पर, बस इतना जानो। अब बाकी वो शक्ल के आधार पे होता है, तो हम जब उनकी सारी शक्लें पढ़ेंगे वो अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ, इन दोनों में मैंने VQ का मीनिंग लिखा क्योंकि आगे के जो फॉर्मूले आएंगे जर्नल, उनमें VQ का मतलब थोड़ा कंडक्टर और कैपेसिटर में बदला है। देखो कंडक्टर में भी जो होता है वो राइज इन पोटेंशियल होता है, मतलब जितना उसका पोटेंशियल बढ़ता है, जबकि कैपेसिटर में भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होता है। और इसमें हम चार्ज कंडक्टर को देते हैं, इसमें चार्ज हम पहली प्लेट को देते हैं। दो प्लेटें होती तो उसमें एक ही प्लेट को दिया जाता है, एक प्लेट पे बाई इंडक्शन चार्ज आता है, ठीक। अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये बताया गया, देखो चार्ज होता है वो राइज इन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसकी यूनिट होती है फैरेड और डायमेंशन होता है ये फैरेड। इसकी SI यूनिट SI याद करनी होती है, और डायमेंशन याद करने के लिए वही नियम 8 याद करो, उसके बाद निकाल दो, ठीक है। जो नहीं आए तो फिर ये आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर कैपेसिटर सबके लिए, बस आपको मीनिंग बदलना है। अगर कंडक्टर है तो B को पोटेंशियल समझोगे, और अगर कैपेसिटर है तो B को पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो जर्नल फार्मूले हैं जो हर शकल पे लग सकते हैं, ये वाला और ये वाला हर शकल पे लग सकते हैं। हाँ, तो देखते हैं अब हम लोग कैपेसिटेंस जानते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट शक्ल, ठीक है। तो उसमें पहले शुरुआत करते हैं कंडक्टर में कितनी शक्लों के हमें कैपेसिटेंस पढ़ने हैं। तो पहला आता है कंडक्टर में केवल एक शक्ल का पढ़ना है, स्फेरिकल कंडक्टर का। तो स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला ये है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि खुद का चार्ज खुद की रेडियस, सरफेस के पोटेंशियल का नियम ये। और जब पोटेंशियल निकल आए तो देखो C बराबर Q/V होगा। ये B की वैल्यू उठा के रख दो, Q तो वही है क्योंकि चार्ज तो Q ही है, चार्ज इसके ऊपर कितना है, +Q। तो अगर आप ये रख दोगे तो आपका ये C क्या हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। तो C कितना आता है, 4πε0R। अब आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर होगा स्फेरिकल कंडक्टर, वो रेडियस के क्या होता है, डायरेक्टली, मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा। चलो अब इतने फार्मूले से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे बेसिक क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले देखो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है और ये किसका, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो अगर हम इसमें देखो 3 वेरिएबल है CBQ। अच्छा 3 वेरिएबल में भाई एक तो पूछा ही जाएगा, एक हटाओ, बचे कितने, 2। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि 2 दिया होगा, तीसरा निकालना होगा। बस ये हो सकता है कि इस C को भी हम क्या कर दे, C को किसी बाई शकल वाले से निकलवा दे, C की जगह पर कोई शकल बोल दे तो C आपको उसकी शकल से निकालना पड़ेगा, फिर वो C लेके आओगे, बाकी B या Q में से एक दे देंगे और आपसे दूसरी चीज पूछ लेंगे। मतलब C को हम चाहें तो किसी की शकल से भी निकलवा सकते हैं। बाकी 3 वेरिएबल में आपको जब 2 दिए जाएंगे तभी तीसरा पूछ सकते हैं। यही बात इसमें भी देखो, इसमें भी U का फार्मूला तीनों वेरिएबल, जैसे 3 वेरिएबल है कैपेसिटर में, 3 वेरिएबल होते QCV। अब QCV में कोई भी 2 वेरिएबल आपको पता हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, चाहे वो कैपेसिटर की हो चाहे वो कंडक्टर की हो। तो ये दोनों बातें समझ में आती है कि 2 वेरिएबल दो, चाहे जो पूछ लो। और हाँ, यहाँ पर बस C के बारे में है कि C को निकलवाने के लिए आप कोई शकल का भी यूज कर सकते हैं, ये सब ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें क्वेश्चन, इसमें बस इतना जानना, देखो आप ये जरूर जान लीजिए कि अगर C माइक्रो फैरेड में है, देखो C जो फैरेड यूनिट होती है इसकी बहुत बड़ी होती है, इसलिए ज्यादातर आपको जो C मिलेगा ये माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड में मिलेगा। तो मान लो अगर C आपका कोई 5 माइक्रो फैरेड है तो Q बराबर, और B आपका 50 वोल्ट है, तो आप जानिए इसको हम SI यूनिट में नहीं बदलते। जब हम Q बराबर CV निकालते हैं तो इसकी जगह 5 माइक्रो फैरेड उतार देते हैं और इसकी जगह क्या उतार देते हैं, इसकी जगह हम 50 वोल्ट उतार देते हैं। तो देखो 50 और ये मिलकर 250 हो जाता है माइक्रो फैरेड इंटू वोल्ट, और फैरेड इंटू वोल्ट को ही हम क्या कह देते हैं, कूलाम कह देते हैं। पूछो ये कैसे, तो देखो एक फार्मूले का नियम होता है, दिस इज कूलाम
दिस इज फैरेड, दिस इज वोल्ट। तो कूलाम बराबर क्या बना, कूलाम बराबर फैरेड इंटू वोल्ट ही बना। समझ में आया। इसीलिए जानो कि जैसा ये लिखा होगा वैसे सी आ जाएगा, माइक्रो के साथ होगा माइक्रो के साथ, पिको के साथ पिको के साथ, बदलना नहीं है। ये बात समझ में आई है। हाँ, तो ये एक खास बात थी, बाकी तो सब बेसिक। हाँ, लेकिन एक बात जान लो, पोटेंशियल एनर्जी में बदलना पड़ेगा। ये केवल इसके लिए है कि अगर Q से C या C से Q निकाल रहे हो तो वहां बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा Q होगा वैसा C हो गई यूनिट, और जैसी C की यूनिट होगी वैसी Q की। इतनी बात समझ में आई। ये ध्यान दिया इससे पहले, नहीं दिया, चलो दो। इसके बाद आता है, अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ शकल। आप एक एक शकल के आधार पर, तो पहले आता है कंडक्टर में हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है। तो देखो इसका फार्मूला जो है, इसमें आपको पता चलता है इस फार्मूले में हमें किसी और की जरूरत है ही नहीं, केवल आपको रेडियस बता दी जाए कंडक्टर की, तो आप क्या कर सकते हो, उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। अब इस पर दो एक क्वेश्चन बेसिक देख लेते हैं। पहला एक आता है कि अगर किसी कंडक्टर, किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो तो बताओ उसकी रेडियस क्या होगी। तो देखो जैसा फार्मूला है C बराबर 4πε0 R। हमारा क्वेश्चन सुनो, एक बार क्वेश्चन IIT में आया था कि क्या एक फैरेड वाले कैपेसिटर को अलमारी में रखा जा सकता है। तो हम पहले देखते हैं इसका आकार कितना बड़ा, अलमारी की औकात का है कि नहीं। तो देखो हमें पता है कैपेसिटेंस मुझे 1 फैरेड दिया गया है, इसकी वैल्यू जानते होगी। तो देखो हमने पढ़ा है 1/4πε0 9 × 10⁹। तो ये उसको पलटा तो हम उधर नंबर को भी पलट देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹। रेडियस तो मुझे पता ही नहीं, तो रेडियस हमारी कितनी निकली 9 × 10⁹ मीटर, जो कि अर्थ से भी बड़ा है। मतलब जो कंडक्टर 1 फैरेड का होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, अर्थ से भी बड़ा होगा। अब इतना बड़ा कंडक्टर अलमारी में रखने की बूता है नहीं है। हाँ, तो जब अर्थ पे नहीं है तो अलमारी में कहाँ रखोगे, इसका मतलब ये काम नहीं किया जा सकता। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आता है कि अर्थ की रेडियस बताओ। हमें किसकी बतानी है, अर्थ की रेडियस। तो देखो ये तो 1/9 × 10⁹ है, और ये 6.4 × 10⁶। पिछली बार ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा 10⁶ है भाई। तो बस अब इसकी गुणा भाग कर लो, ये लगभग निकल के आता है 7.11 × 10⁻⁴ फैरेड। तो इसको 711, ये लगभग है भाई, याद है, इसमें कोई डाउट नहीं, माइक्रो फैरेड ये होता है अर्थ का। ये भी बहुत विशालकाय माना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने कंडक्टर से रिलेटेड और कोई विशेष क्वेश्चन इसमें नहीं आते, या तो बी पर आएगा या सी पर आएगा। पढ़ लेते कैपेसिटेंस ऑफ शकल, उसमें कैपेसिटर में पढ़ते हैं। तो कैपेसिटर में मैंने बताया था 3 लोग आते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ये 2 अपोजिट प्लेट की के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रूविंग हम किसमें, गॉस थ्योरम में करते हैं। तो ये σ/ε0 आती है, सिग्मा को हम Q/A कहते हैं। फिर आता है E निकल आया। E और B बहुत घनिष्ठ संबंधी हैं। अगर आपको E पता है तो B निकाल सकते हो, E × D। ये आपके दिमाग में भी होना चाहिए। B पता हो तो E निकाल सकते हो, E पता हो तो B निकाल सकते हो, ज्यादातर में काम आता है। तो आप ये वाला E के आगे D लगा दो, ये निकल आया। अच्छा, C के बारे में मैं बताया था कि C बराबर क्या होता है, Q/B। अब जैसे B तुमने निकाल लिया और Q तो आपको पहले से पता चार्ज Q है, तो आप Q/B कर दीजिए तो C निकल आएगा। अच्छा, ये फार्मूला होता है जब प्लेटों के बीच में क्या होती है, एयर होती है। अब ये जानो, जब प्लेटों के बीच में एयर हटा के डाइलेक्ट्रिक लगाया जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक का भी रूल है, डाइलेक्ट्रिक हमेशा ε0 के साथ लगता है। जब भी मीडिया को एयर से उठा के, मतलब एयर से मीडिया, एयर के बजाय कोई मीडिया बनाई जाएगी, कोई डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा, तो हमेशा के जो होगा वो ε0 जहां होगा ऊपर होगा, ऊपर जाएगा, नीचे होगा ε0 के साथ लगेगा। ये पक्का है, आप जहां भी देखोगे हर जगह मिलेगा। फिर आता है अगर इन दोनों फार्मूला, देखो एक बात और बताइए, एयर में हम लोग नॉट लगाते हैं और बिना एयर के जब लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक वाला तो उसमें सी लिखते हैं। ये अपना फिक्स कर लो, ठीक। अब उसके बाद आता है अगर इन दोनों फार्मूलों को डिवाइड कर दे तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है C/C0। अब C वो कैपेसिटेंस है जब प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, मीडिया भरा है, और C वो कैपेसिटेंस है जब प्लेटों के बीच में एयर है। ठीक है, अब आता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर पार्सली रखी हो, मतलब अभी तक ये था कि स्लैब जब रखी, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक रखा तो पूरे में रखा, ये पूरे में रखा गया है, यहाँ पूरा स्पेस घेरा है, लिखना चाहो लिख लो, पूरा स्पेस। हाँ, मतलब इसमें, हाँ, जो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक की चौड़ाई होगी तो पूरा स्पेस घेर रही हो, लेकिन इसमें आंशिक तौर पे घेरा है। तो फार्मूला ये हो जाएगा D - T और T/K। इस फार्मूले से हम ये दोनों फार्मूले प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे एयर होगा
तो आपका T0 हो जाएगा। एयर का मतलब T0 कर दिया, ये हटा दो, देखो आ गया पहला वाला। अब मान लो पूरे में है, पूरे में रखी है, तो इस T और D की मोटाई बराबर कर दो, TD काट दो, देखो ये के ऊपर चला जाएगा, ये भी प्रूफ हो गया। अगर और एक बात जान लो, अगर हम मेटल रख दे, ये मेटल की प्लेट हो, मेटल के लिए K इनफाइनाइट होता तो ये चला जाएगा, D माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेटल के फार्मूले और एयर के फार्मूले में एक खास बात दिखती है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था तभी बता रहा हूँ कि जैसे ये एयर का फार्मूला है जब एयर होता है, और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, तो अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा ये पार्ट चला जाएगा, ये पार्ट चला जाएगा, तो देखो ये वाली संख्या और इस वाली संख्या में बताओ कौन छोटा है? नीचे वाला C डैश छोटा नहीं बड़ा है। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन देखो कहां बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर हम किसी कैपेसिटर के बीच में मेटल प्लेट डाल दे तो C क्या होगा? बढ़ेगा, C बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है। अब इतना बीच से आएगा तो आपको पहले फार्मूले का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद कहा गया ये दोनों फार्मूले इसी पर हैं। इसमें कहा गया जैसे इसमें हमने एक प्लेट रखी है, ऐसी मान लो हम n प्लेटें छोटी छोटी रख दें। भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे ये पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में छोटी छोटी n प्लेटें पतली पतली सी रख दे, ये n है। तो फिर क्या होगा? n रखा तो जहां t है इसके साथ T1 T2 Tn कर देना, और जहां ये वाला t उसके साथ T1 T2 Tn कर देना। लेकिन अगर इन n प्लेटों ने पूरा पूरा स्पेस घेर लिया प्लेटों के बीच का, अगर अब आता है नया फार्मूला देखो कि अगर इन n प्लेट्स ने पैरेलल प्लेट के बीच का सारा स्पेस घेर लिया, मतलब चपक गई बिल्कुल, तो ये वाला जोड़ जो होगा वो d के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो ये और ये d को काट देंगे, ये फार्मूला आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद देखो ये फोर्स बिटवीन होता है टू प्लेट्स, ये क्या है? प्लेटों के बीच लगने वाला बल, लिख सकते हो फोर्स बिटवीन प्लेट्स। अब आती है, अभी बता देंगे कि प्रूविंग कैसे आई, में जान ले। देखो फोर्स बिटवीन प्लेट कैसे निकाला गया। देखो आपको ये तो पता होगा कि हम W को पोटेंशियल एनर्जी, भाई कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है, तो W को U लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, W को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और इसको हाफ CV स्क्वायर कहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तुम कहीं दिक्कत कही हो सकते हो, CV स्क्वायर अपॉन 2D, तो एक निकल आया। अब एक से तो फिर आप बदलना जानो, जैसे मैं CV अपॉन 2D आ गया, इसमें हमें क्या नहीं चाहिए, अब इसमें C को बदल दो एप्सिलॉन नॉट A बाई D में, और B को बदल दो पहले तुम D को बदलो Q बाई V में। या तुम ऐसा करो, CV हमें पता है कि हम खाली एक ही फार्मूला थोड़ी U का पढ़े हैं, दूसरा फार्मूला हमने ये भी तो पढ़ा है Q स्क्वायर बाई 2C, फिर इस C को हम बदल दे एप्सिलॉन नॉट A बाई D में, तो ये वाला निकल आएगा। ठीक है, और आगे हम इसको Q को बदल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, ये निकल आएगा। मतलब सब निकाल सकते हो, वो तो इंटरचेंजिंग, एक तो कम से कम जानो। तो ये याद आया कि करना क्या है, इसका हिंट क्या होगा? हिंट होगा कि हम वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये याद रखो भाई, इससे निकाल लेंगे अगर भूल गए। अब आता है ये भैया पोटेंशियल एनर्जी है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपने जो फार्मूले पढ़े पोटेंशियल एनर्जी, आप कैपेसिटर या कंडक्टर, वो जो हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई C और हाफ QB, ये सभी के लिए है। लेकिन ये किसके लिए? कैपेसिटर के लिए बनाया गया, वो भी एक्सटर्नल फील्ड में जब रखा हो। अब इस फार्मूले को कैसे बनाएगा? तो देखो हम इस फार्मूले को कहीं और से नहीं बनाए, आपने U बराबर हाफ CV स्क्वायर पढ़ा, कैपेसिटर के लिए C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है कि नहीं होता है? और ये क्या होता है? ये होता है इंटू डी होता है कि नहीं होता है? दोनों की वैल्यू रख दो, काट पीट लो, आ जाएगा आप एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर, एक डी कट गया, देखो पहुंच गए, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD आ गया कि नहीं आ गया? आया, ये आ गया। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। अब आता है एनर्जी डेंसिटी, ये अगला फार्मूला क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब पहले पढ़ो, देखो पहले ये जानो A इंटू डी क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ये AD क्या है? कैपेसिटर का वॉल्यूम है, कैपेसिटर का वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट लिख सकते हो। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब होता है इसका? और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट का मतलब जिस चीज के आगे पर लग जाए उससे डिवाइड करना है। तो हमने क्या लिखा?
टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखा, अपान में वैल्यू लिख दिया, तो ये एडी इसमें से कट गया, ये फार्मूला आ गया एनर्जी डेंसिटी का, डायरेक्ट सवाल इसका। और यहाँ से जितने भी फार्मूले हैं, अब इनमें जैसे के नहीं लगा है तो ये कॉमन सेंस में रखो, जब भी इनके बीच में डायलेक्ट्रिक आए एप्सिलॉन नॉट के बगल में के बढ़ा दो, तो हम वो थोड़ी पढ़ेंगे, जैसे डायलेक्ट्रिक में रखा होगा तो के यहीं बढ़ जाएगा। ठीक, फिर आता है स्फेरिकल कैपेसिटर, इसकी प्रूविंग हमने आपको बताई थी ना। तो इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेटों के बीच का, उसका फार्मूला ये होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बताया, सी निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता, क्यू बाई बी लगाया जाता, बी की वैल्यू पता हो तो मेन पढ़ा दी जाता है, बी कैसे निकाला गया बता देंगे। और ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, केवल फार्मूला आता है, इसकी प्रूविंग वगैरह तो नहीं आती है। समझ में आ गए, ये सारे शक्लों के जो कैपेसिटर हैं उनके फार्मूले हो गए। सबसे ज्यादा ध्यान आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ही देना है। चलो अब आ जाओ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, इसमें कैपेसिटर को मैंने पहले तो जान लो। कैपेसिटर मैंने बताया ये एक चार्ज को संग्रहित करने की एक व्यवस्था है, जुगाड़। जैसे कंडक्टर हमारे सारे टारगेट को पूरा नहीं कर पाते थे, उतना चार्ज स्टोर नहीं कर पाते थे जितनी हमारी डिमांड थी, तब हम लोगों ने किसका निर्माण किया, कैपेसिटर का निर्माण किया, तो तब कैपेसिटर बने। अब कैपेसिटर अलग अलग शक्ल के बने, तो उसमें पहली शक्ल पर हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें देखो दो पैरेलल प्लेट होंगी, ये रेक्टेंगुलर या सर्कुलर हो सकती है, जो कुछ दूरी पर रखे होंगे, इन पर अपोजिट चार्ज होगा। मान लो इनके बीच का सेपरेशन डी है, सेपरेशन मतलब बीच की दूरी प्लेटों के बीच की, और एरिया ऑफ ईच प्लेट क्या है, ए है। तो आता है इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये था। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो जितने फार्मूले लिखे सब पर क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें देना क्या चाहिए। देखो अगर मैं तुम्हें दे दूं, पहले मैं इसके क्वेश्चन ही जान लेता हूं, ये कैपेसिटेंस के क्वेश्चन हम यहीं पे पढ़ ले तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया हो जाए। तो मान लो सब दो थोड़ा नंबर सरल लेंगे, तो मान लो मैंने बताया कि प्लेट का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब प्लेट के बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर है, प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर। देखो सरल इसलिए लिया गुलाबाग आसानी से हो जाए, ठीक है। प्लेटों के बीच में सेपरेशन 1 मिलीमीटर है, और चार्ज बताएं, चार्ज बोल देते हैं, चार्ज ऑन ईच प्लेट कितना ले ले, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। तो अब आता है, अब प्रश्न शुरू हो गया। तो है भाई पहला प्रश्न करो कि एरिया दे ही दिया। हाँ, पहला प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इससे देखो सिग्मा अपन इससे निकाल सकते हो, क्यू दिया है, ए दिया है, एप्सिलॉन नॉट पता ही होता है 8.85 × 10⁻⁻12, तो भैया सब निकल। हाँ, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो ये भी मैं जरूर सबसे कहता हूँ कि याद रखे, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, सभी को पता है, लेकिन ये भी याद करो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब घंटा भर बदलने नहीं जाएंगे, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मीटर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। बस मिली और सेंटी दो ही से हमारी जिंदगी कट जाएगी। ज्यादा आपको पढ़ना है अपने आप पढ़े, दो हमारी तरफ से, ठीक। हाँ भैया सवाल देखे, तो ई की वैल्यू रखते हैं भैया, तो ई की वैल्यू रखोगे तो ई बराबर क्या लिखोगे, Q/A एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू 10 × 10⁻⁶, ए की वैल्यू 100 × 10⁻⁴, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। अब ये समझ में आता है कि कुछ तो निकले आए, तो जब कुछ निकल आएगा तो माना गया कि लग गया, ठीक है। अच्छा, बुद्धिमानी ये होती कि 1 10 छोड़ देना, क्योंकि 8.85 10 से छोटा है, तो बुद्धिमानी यही कि 1 10 छोड़ दो, बाकी सारे 10 क्या करो, 10 की घातों में कैलकुलेट कर लो। तो देखो अगर करे कैलकुलेट करे तो देखो -6, ये ऊपर जाएगा -2, ये ऊपर जाएगा +4, ये ऊपर जाएगा +12, तो ये 12 4 16 हुआ, ये 8 हुआ, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, तो 10/8.85 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर। अब ये तो 1 पॉइंट समथिंग तो आ ही रहा है, तो इससे आप देखो कितनी इजीली पहुंचते, तो 1 पॉइंट समथिंग अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो इससे मिल जाएगा, ठीक। अब बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, यही समझ लेंगे। अब देख ले अगला क्वेश्चन करेंगे, जब मैं ई निकाल दूंगा तो ई को डी से गुणा करूंगा, अगला निकल आएगा। अगले में देखो एरिया यहाँ रख दो, डी यहाँ रख दो, ये भी निकल आया, ठीक। अगला देखो, अगला अगर ये करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि प्लेटों के बीच में कोई मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 है, तो जो ये निकला हो उसी को हम क्या कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो निकल आएगा। और अगर ये दोनों कभी ये कब लगाया जाता है, जैसे तुम्हें सी पता हो कि प्लेटों के बीच रखने पर ये कैपेसिटेंस
प्लेटों को मतलब कहा गया एयर, जब प्लेटों के बीच में एयर है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा अगर इस पर, इतने तीनों समझ में आ गए, डी तक सारे आ गए, डी तक सारे इसी में हो सकते। डी आएगा तो ये बढ़ाया जाएगा कि प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लिप डाली गई, यहाँ एयर है तो ये बोला जाएगा, ऐसे नहीं लगाना। ठीक, आगे देखते हैं जो के वाला फार्मूला है। हम सोचते कम से कम एक फार्मूला पर एक क्वेश्चन देख ले तो ये पता चल जाए हाँ काम ऐसे होगा, उसके बाद की बात बाद में कर लेंगे। तो देखो जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने बताया कि जब प्लेटों के बीच में हवा थी, क्या थी, हवा थी, तो उसका जो कैपेसिटेंस था वो 2 माइक्रोफैरेड था। फिर बाद में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लेब डाल दी गई तो इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड हो गया। तो बताओ उस स्लेब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 3। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की बस केवल लैंग्वेज बदल सकती है, बाकी इसके भाव ऐसे ही होंगे, जब भाव को ही देखिए, सही था। अब आता है इन पर सवाल, सवाल इन पर नहीं आता, ज्यादातर ऐसे फार्मूला ही पूछा जाता है। सवाल आएगा तो इसका इंतजाम देंगे, जैसे मैं तुम्हें के दूं, ये थिकनेस दूं, सारी वैल्यूज दे दूं तो आराम से निकाल लो कि बेस्ड ऑन फार्मूला आएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं।